और इसी बीच मुरादाबाद से एक बड़ी खबर आपको बता दें, युवती से गैंगरेप का आरोप लगा है। गैंगरेप के बाद युवती को बिना कपड़ों के सड़क पर छोड़ा है। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज हो गया है। पुलिस ने एक आरोपी को मामले में गिरफ्तार किया है। मुरादाबाद पुलिस ने गैंगरेप की घटना से इनकार किया है। 7 सितंबर की ये घटना बताई जा रही है। गैंगरेप के बाद युवती को बिना कपड़ों के जो आरोपी हैं सड़क पर छोड़कर चले गए। हालांकि पुलिस की तरफ से गैंगरेप की बात को इनकार किया जा रहा है। पीड़ित के परिजनों ने शिकायत दर्ज की है और 7 सितंबर की ये घटना बताई जा रही है। और चलिए फिलहाल खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए संवाददाता उबैदुर रहमान जुड़े हैं। उबैदुर, क्या जानकारी और मिल रही है इस खबर पर? देखिए, जो पुलिस का कहना है, पुलिस का ये कहना है कि जो लड़की का वीडियो वायरल हुआ है उसके एक रिश्तेदार ने जैसे ही थाने में शिकायत की तो उसके बाद पुलिस ने फौरन मुकदमा दर्ज किया था और एक आदमी को चालान करके जेल भी भेजा। लेकिन पुलिस का ये भी दावा है कि जो पीड़ित लड़की है और उसके माता पिता हैं, उन्होंने अदालत के अंदर ये बयान दे दिया 161 के बयान में कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक युवती सड़क पर नंग अवस्था में आखिर रात में क्यों घूम रही थी, ऐसा क्या हुआ उसके साथ और क्या घटना थी, इस बात का भी पता नहीं चल पाया है कि ये क्या वजह रही जिसकी वजह से लड़की जो है वो इस हालत में सड़क पर रात के अंधेरे में दिखाई दे रही है। जो सीसीटीवी फुटेज में है, जो वायरल फुटेज है उसमें है। तो ये अभी पुलिस जांच के बाद ही बता पाएगी कि क्या वजह रही, लड़की ने ऐसा क्या हुआ उसके साथ जो उसके बदन पर कपड़े नहीं थे। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि जो अदालत में जो पीड़ित लड़की है उसका बयान हुआ है, उसके माता पिता का बयान हुआ है, तो उन्होंने इस तरह की किसी घटना से गैंगरेप की इनकार किया है। लेकिन अभी पुलिस की जांच जारी है और पुलिस इसमें अभी और तथ्यों को खंगाल रही है, क्योंकि जो फुटेज आया है उसके आधार पर पुलिस इसकी जाँच कर रही है कि आखिर इस रात में क्या वजह हुई थी, क्या घटना हुई थी लड़की के साथ। क्योंकि अभी लड़की ने इनकार कर दिया जैसा पुलिस का कहना है, उसके परिवार वालों ने इनकार कर दिया। चलिए, तो पुलिस आगे की जांच कर रही है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। लखनऊ से खबर आ रही है, बिश्नोई गैंग के गुर्गे की तस्वीर सामने आई। विधायक अभय सिंह की रेकी करते हुए तस्वीर सामने आई है। जनवरी में अभय सिंह ने डीजीपी प्रमुख सचिव गृह को पत्र लिखा था। चुनाव के दौरान रैलियों में बिश्नोई गैंग के गुर्गे की तस्वीर सामने आई और अब ये तस्वीर देखिए, ये सामने आ चुकी है। बिश्नोई गैंग का ये गुर्गा बताया जा रहा है जो कि विधायक की रेकी कर रहा था, जिसकी शिकायत डीजीपी से भी की गई थी और अब इस गुर्गे की तस्वीर सामने आई है। बताया जा रहा है कि चुनाव के दौरान रैलियों में बिश्नोई गैंग के गुर्गे ये तस्वीर है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर थे बाहुबली विधायक अभय सिंह। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अभय सिंह ने जनवरी में डीजीपी और प्रमुख सचिव को पत्र लिखा था। पत्र में पूर्व विधायक खब्बू तिवारी, पूर्व सांसद धनंजय सिंह का नाम सामने आया है। अभय सिंह के प्रार्थना पत्र में विकास सिंह का भी नाम आया है। एबीपी गंगा से विधायक अभय सिंह ने खास बातचीत की, अपनी हत्या की साजिश रची जाने की आशंका जताई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग यूपी के एक बड़े नेता की रेकी कर रहा था। इशारा किया था हमने और इशारा सीधे अभय सिंह की तरफ जा रहा है। अभय सिंह जी हमारे साथ हैं। विधायक जी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग आया, चुनाव के दौरान रेकी की, बता रहे हैं कि निशाना आप थे। देखिए, चुनाव के दौरान बाहरी बदमाश आकर के रुके हुए हैं। हमारे गांव से 5-6 किलोमीटर दूरी में एक दूसरा गांव देवगढ़, वहाँ रुके हुए थे। इसकी जानकारी उस गाँव के निवासियों ने बताया कि भैया बाहर से कुछ लोग आए हुए हैं। हमने उस समय लगभग 26 जनवरी का दिन था, मैंने चिट्ठी लिखी, मैंने चिट्ठी डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड निकलवाया था। मैंने प्रमुख सचिव गृह को लिखा था, डीजीपी को लिखा था, तत्कालीन एसएसपी को भी अवगत कराया था कि पंजाब, हरियाणा, बिहार से कुछ बदमाश आए हुए हैं जो मेरी हत्या कर सकते हैं और जिनको जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह, पूर्व विधायक खब्बू तिवारी का संरक्षण प्राप्त है और वो विकास सिंह के यहाँ रुके हुए हैं। लगातार हम शिकायत करते रहे अपने एसएचओ को और वहाँ पर, तो दौरान चुनाव हमें 4-5 पुलिस वाले दे दिए गए। मैं चुनाव प्रचार करता रहा, बीच में कई बार झड़पें हुई, झगड़ा हुआ, उन लोगों ने प्रयास किया हमला करने का भी। उस बीच पुलिस ने जा करके उनके यहाँ दबिश भी मारी। दबिश मारने के बाद वो लोग भाग गए, जैसा पता चला हमको, क्योंकि उन्हीं गाँव में बताया कि भैया जब से छापा पड़ा उनके यहाँ, तब से वो लोग यहाँ से चले गए हैं। लेकिन ये सत्य है कि हमारी हत्या करने की नीयत से यहाँ पर लोग आए हुए तो लगे हुए थे। कौन लोग हैं जो आपकी हत्या कराना चाहते हैं? उस समय तो हम ये जानते थे कोई बाहरी बदमाश है, लेकिन कल हमको मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग थे और लॉरेंस बिश्नोई अपने आदमी भेजा था धनंजय सिंह और खब्बू तिवारी के कहने पे। चुनाव के दौरान आप पर गोली भी चली थी, झगड़ा भी हुआ था, क्या उसी गैंग की करतूत थी?
सीसीटीवी फुटेज निकालनी चाहिए, बहुत से वीडियोज़ और फोटोज़ चुनाव के समय के वो भी निकाली जानी चाहिए, उसका सत्यापन होना चाहिए, तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि वो लोग थे कि नहीं थे। और हमें पूरा विश्वास है कि वही लोग थे जिनको धनंजय सिंह और कब्बू तिवारी ने भेजा था। लारेंस बिश्नोई गैंग के लोग यही लोग थे, क्योंकि कुछ फ़ोटोज़ वहाँ पे सोशल मीडिया के माध्यम से मिली हैं और भी फ़ोटोज़ मिली हैं, जिसमें जो वहाँ दार्जिलिंग में लड़का पकड़ा गया कपिल पंडित, और एक जो अजरबैजान विदेश पकड़ा गया सचिन बिश्नोई, उनकी फ़ोटोज़ मिलती है। तो इन लोगों को टेक्निकली करना चाहिए, जिनके यहाँ वो लोग रुके थे उनसे पूछताछ होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, उनसे अनुरोध करेंगे, बात करेंगे कि साहब हमारी जान खतरा है, इस पर आप SIT गठित करके जांच कराइए और हमारी रक्षा कीजिए। ये अयोध्या कैमरा सहयोगी राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, ABP कंगाल लखनऊ। और चलिए विवेक फोन पर भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। विवेक, पहले जान का खतरा बताया, शिकायत की, और अब गुर्गे की जो तस्वीर है वो भी सामने आ चुकी है। अब फिलहाल क्या कार्रवाई की तैयारी है इस पूरे मामले पर? वो हमने कहा मना किया करें। जी विवेक, क्या आप तक आवाज आ रही है? तो देखिए, अभय सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत भी आपने सुनी हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी की, जिन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि काफी लंबे समय से उन्हें जान का खतरा था, जिसकी शिकायत उन्होंने DGPP से की थी। और अब ये बात सामने आ रही है कि बिश्नोई गैंग के निशाने पर थे अभय सिंह। अब आगे जाकर मुख्यमंत्री से इसकी शिकायत करेंगे, मामले में कार्रवाई चाहते हैं। आपको बता दें कि अपनी हत्या की साजिश रची जाने की आशंका उन्होंने जताई थी, और ये अब बात सामने आ रही है कि बिश्नोई गैंग के निशाने पर थे अभय सिंह। पुलिस से सुरक्षा की मांग की थी, सुरक्षा के नाम पर उन्हें 3 से 4 पुलिसकर्मी पहले से मुहैया करवाए हुए थे, और अब CM योगी से मिलकर शिकायत करने की बात अभय सिंह की तरफ से की जा रही है। और आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। तो मुख्तार अंसारी को 7 साल की सजा हो गई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मुख्तार को 7 साल की सजा सुनाई है। साल 2000 के मामले में हाईकोर्ट ने ये सजा सुनाई है। लखनऊ के तत्कालीन जेलर को धमकाने के मामले में ये सजा का ऐलान किया गया है। तो हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मुख्तार को 7 साल की सजा सुनाई है। मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही मुख्तार अंसारी की। साल 2000 का ये मामला था, जिसमें लखनऊ के तत्कालीन जेलर को धमकाने के मामले में ये सजा का ऐलान किया है। 2000 में आलमबाग में ये मामला दर्ज हुआ था, जिस पर सुनवाई हुई और हाई कोर्ट ने 7 साल की सजा मुख्तार अंसारी को सुनाई है। तो ये बड़ी खबर मिल रही है, मुख्तार अंसारी को 7 साल की सजा। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मुख्तार को 7 साल की सजा सुनाई है। और इधर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सदन में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव को जवाब दिया है। सपा शासनकाल के स्वास्थ्य बजट को हमारी सरकार ने 5 गुना किया है। सपा ने स्वास्थ्य विभाग को लूट का अड्डा बनाया था। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने यह बात कही। अखिलेश सदन में जिस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं, उसका जवाब प्रदेश की जनता उन्हें देगी। नेता प्रतिपक्ष सदन में सड़क छाप भाषा का उपयोग करते हैं। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं का हाल किसी से भी छुपा नहीं था। 2017 से पूर्व प्रदेश में कुछ ही जिलों में मेडिकल कॉलेज उपलब्ध थे। देश के स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल था, उसके बारे में मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं। यह अखबार की कटिंग समाजवादी पार्टी के समय की है। अखिलेश राज में टाँच की रोशनी में हुआ ऑपरेशन। इसके अलावा एक्सक्लूसिव यूपी एम्बुलेंस घोटाला लगाया करोड़ों का चूना, यह समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ। सरनाथ स्वास्थ्य सेवाओं में लखनऊ की हालत खराब, यूपी के 75 यह हाल का समाजवादी पार्टी सरकार का बजट फेर में अटकी सेहत की गाड़ी, बजट आवंटित नहीं किया इन्होंने। मैं कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में स्वास्थ्य विभाग को लूट का अड्डा बनाने का काम समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किया और जिस ढंग से इन्होंने सदन के अंदर निचले स्तर की भाषा का इस्तेमाल किया है। और महादल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने भाजपा अध्यक्ष ओपी राजभर पर बड़ा हमला बोला है। केशव देव मौर्य ने दावा किया है कि ओम प्रकाश राजभर आरएसएस के आदमी हैं और जो भाजपा कहेगी वो करेंगे। तो भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी के साथ क्या एक बार फिर से पाला बदलेंगे? ये सुगबुगाहट काफी लंबे समय से चल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से होने वाली मुलाकात और आज जिस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री की तारीफ की है, उसके बाद
जो संकेत मिल रहे हैं वो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी से उनकी नज़दीकियां बढ़ी हैं। तो ऐसे में उनके गठबंधन के साथी केशव देव मौर्य महामंडल के अध्यक्ष हमारे साथ हैं, वो बताएंगे कि इस राजनीति को कैसे देखते हैं। सर आप बताइए, क्या कल रात उनकी मुलाकात हुई, उनके बेटे अरुण राजभर भी साथ में थे और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मुख्यमंत्री की तारीफ की है, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो ओम प्रकाश राजभर जी को पहले से मानता हूँ कि वो आरएसएस के व्यक्ति हैं, आरएसएस के इशारे पर काम करते हैं। और जब सपा गठबंधन था तब भी उनका बयान घुमा फिरा के आता था और वो मिलते सारे भाजपा के नेताओं से थे। उस समय भी अमित शाह जी से उनकी मुलाकात हुई, लोग दयाशंकर सिंह जी से, मंत्री जी से मिला करते थे वो, तो सबसे मिलते हैं। और उनका भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता जग जाहिर है, वो तो खाली दिखावा कर रहे थे। वो अखिलेश यादव जी को ओवर कॉन्फिडेंस करने आए थे, जिससे वो 2022 में कामयाब समाजवादी पार्टी न हो पाए, और उस मकसद में वो सफल भी हुए। जब चुनाव चल रहा था तो ओम प्रकाश राजभर जी लगातार बोला करते थे, चापम चापोट में ला, मर्यादा भी नहीं। अखिलेश यादव के साथ बैठते थे तो भी यही बात करते थे। अखिलेश यादव जी के साथ जब महामंडल का गठबंधन हुआ तो अखिलेश जी नियम कायदे से काम कर रहे थे कि किस तरह चुनाव जीता जाए। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी के आने के बाद वो 400 सीट जीतने लगे। ये किसकी भाषा थी? ओम प्रकाश राजभर जी की भाषा थी, और उसका नुकसान हुआ। अखिलेश जी को ओवर कॉन्फिडेंस बनाने में कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर का हाथ रहा है। मैंने पिछली बार भी एबीपी गंगा पे उस समय भी कहा कि 2 लोगों का हाथ था, एक तो ओम प्रकाश राजभर जी और दूसरे स्वामी जी। ये दोनों लोगों ने स्ट्रेटजी के भारतीय जनता पार्टी के रणनीति के आधार पर अखिलेश जी को कंफ्यूज किया, उल्लू बनाया, और 2022 का जीता हुआ चुनाव समाजवादी पार्टी से छीनकर भारतीय जनता पार्टी तक, तो वो उनके रिश्ते पुराने हैं, तो वो आखिर जाएंगे कहाँ? राजभर जी का हृदय परिवर्तन होने लगा है। अब तो वो योगी जी को पिछड़ों का हिमायती बताने लगे हैं, और आज उन्होंने कहा कि हमने भर और राजभर जातियों को अनुसूचित जनजाति में शेड्यूल्ड करने के लिए कहा है, मुख्यमंत्री ने रजामंदी दी। संजय निषाद जी ने भी कहा, एक रैली की थी चुनाव के पहले, और कहा कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, और आरक्षण के लिए अमित शाह जी को बुलाया था। तो क्या आरक्षण मिल गया था? ये क्या आज मिल गया? जबकि ओम प्रकाश राजभर जी की जो बिरादरी या 17 और जातियां जो हैं जिन्हें SC ST में करना है, उनमें टेक्निकल मामला है कि यहाँ से प्रस्ताव बने और केंद्र सरकार उसे मान्यता दे, तब हो जाएंगे। लेकिन मझवार और माझी में और निषाद बिंद में, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। और चलिए अब खबर रामपुर से है, जहां नगरपालिका के सरकारी दस्तावेजों को जलाने के मामले में नगरपालिका अध्यक्ष फातिमा जबी समेत 4 लोगों के खिलाफ रामपुर के थानागंज में FIR दर्ज की गई है। इस मामले में पुलिस ने नगरपालिका के 2 कर्मचारियों को सरकारी दस्तावेजों को जलाते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। रामपुर नगरपालिका आजकल सुर्खियों में है। अभी सड़क सफाई करने वाली करोड़ों की मशीन का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि अब नगरपालिका के 2 कर्मचारियों को सरकारी दस्तावेजों को अपने घर की छत पर जलाते हुए पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अखलाक अहमद नगर पालिका में क्लर्क है, जबकि जुनैद चपरासी है। रामपुर के थानागंज में दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इधर अधिशासी अधिकारी इंदु शेखर मिश्रा की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर नगरपालिका चेयरपर्सन फातिमा जबी समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि फातिमा जबी ने रजिस्टर जलाने के आरोपों को झूठा बताया है। एक सूचना प्राप्त हुई थी मुखबर के द्वारा कि कुछ लोग अपनी छत के ऊपर कुछ सरकारी दस्तावेज जला रहे हैं। उस की सूचना पर विश्वास करते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुंची। तो जुनैद के द्वारा ये बताया गया कि मुझे नगरपालिका जो श्रीमती फातिमा है, उन्होंने बुला के ये मुझे रजिस्टर दिए थे और उनके लिए बोला गया था कि इनको डिस्ट्रॉय कर दो। ईओ साहब ने आके फिर मुकदमा दर्ज कराया। सब झूठ है। हमारे पास वहाँ एक पुलिस के ऑफिसर आया वहाँ कि हमें पूछताछ करनी है हेल्थ डिपार्टमेंट से। हमारे ईओ ने अखलाक अहमद को बुला लिया। हमने उससे कहा कि आप जाइए, पूरा सहयोग करें पुलिस का। हमने अपने ईओ के साथ उसको भेज दिया थाने। फिर उसके बाद वहाँ पर हमने अपने वकील को भेजा। पता ये चला उसे वहाँ मारा है और उससे बुलवाया जा रहा है कि तूने रजिस्टर जलाए हैं और हमारे खिलाफ या पालिका के खिलाफ या अजहर अहमद फाजिल कुछ लिखवाया जा रहा है।
और अगली बड़ी खबर आगरा से है। सपा पार्षदों का नगर निगम में धरना। वार्ड में विकास कार्य नहीं होने से नाराज सपा पार्षद धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पार्षद राहुल चौधरी के साथ जरीना बेगम धरने पर बैठी। शहर में बंद पड़ी लाइटों के मुद्दे और नई लाइट लगवाने की मांग की जा रही है। अपर नगर आयुक्त के ऑफिस के बाहर धरना दिया जा रहा है। तो सपा पार्षदों की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। विकास कार्य नहीं होने के नाम पर यह प्रदर्शन इन पार्षदों की तरफ से किया जा रहा है और अपर नगर आयुक्त के ऑफिस के बाहर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मौके की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। विकास कार्य नहीं होने के चलते नाराज है पार्षद और इन्हीं मुद्दों को लेकर आज अपर नगर आयुक्त के ऑफिस के बाहर धरना दिया जा रहा है। पार्षद राहुल चौधरी, जरीना बेगम को आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी खबर के साथ वाराणसी में चला बीटीए का बुलडोजर। अवैध बिल्डिंग को गिराने की कार्रवाई शुरू हो गई है। बिना नक्शा पास कराए बिल्डिंग बनाई गई थी। अवैध रूप से 4 मंजिला बिल्डिंग बनाई गई थी। मौके पर पुलिस, बीडीए के अधिकारी भी मौजूद है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। बिना नक्शा पास कराए ये बिल्डिंग बनाई गई थी और मौके पर फिलहाल पुलिस मौजूद है, बीडीए के अधिकारी भी मौजूद है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई आज इस अवैध मंजिला पर चली है। अवैध बिल्डिंग को गिराने की कार्रवाई शुरू हो गई है। वाराणसी से तस्वीर सामने आ रही है। बिना नक्शा पास कराए इस बिल्डिंग को बनाया गया था, जिस पर आज प्रशासन की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। अवैध रूप से 4 मंजिला बिल्डिंग को बनाया गया था। कई बार नोटिस देने के बावजूद भी इसे नहीं हटाया गया और आज ये प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। मौके पर फिलहाल बीडीए के अधिकारी भी मौजूद हैं। इधर औरैया के फफूंद कस्बे में बकाया बिजली के बिल वसूलने गए बिजली विभाग के एसडीओ, जेई और लाइनमैन पर कुछ दबंगों ने हमला बोल दिया। मौके से बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को जान बचाकर भागना पड़ा। लाइनमैन को दबंगों ने पकड़कर बुरी तरह से पीटा। पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जो लोग हैं बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ मारपीट कर रहे हैं और नौबत इतनी आ पड़ी कि अधिकारियों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। बकाया बिल लेने के लिए ये अधिकारी पहुंचे थे, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने इनके साथ जमकर मारपीट की गई और महिलाओं के साथ साथ जो मौके पर लोग मौजूद थे उन्होंने इन बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की। और अब देखिए जो ये वीडियो है पिटाई का, ये सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है। बिजली विभाग के एसडीओ, जेई, लाइनमैन जो थे ये बकाया बिल की वसूली करने पहुंचे थे, लेकिन इस बीच लोगों ने इनके साथ जमकर मारपीट की। इतना पीटा कि जान बचाकर इन लोगों को मौके से भागना पड़ा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।